एवरीवन। तो आज हम केसेस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने फ्रिक्शन की थ्योरी समझी थी, जिसमें मैंने समझाया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज द टर्म्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो भी फ्रिक्शन से रिलेटेड थ्योरी थी वो सारी कुछ मैंने समझा दिया था, मैंने ग्राफ भी समझा दिया था। तो अगर फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम केसेस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। केसेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है कि क्वेश्चन नीट और जेईई में डायरेक्ट ऐसे दे दिए जाते हैं। तो तुम्हारा क्या है, या तो तुम जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे अच्छे से समझ लो, तो वो समझोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ईदर अगर तुम्हें सेकंड्स में क्वेश्चन करने हैं तो तुम फॉर्मूले को समझ लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद में एक फॉर्मूला डिराइव करूंगी, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो केस ऑफ फ्रिक्शन है क्या, तो केस ऑफ फ्रिक्शन ये है कि दो ब्लॉक्स M1 और M2 को आपस में कांटेक्ट में रख दिया गया है और M2 पे हम फोर्स लगा रहे हैं एंड देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड M1 बट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड, ठीक है। तो हमसे पहले पूछा है कि हम कितना फोर्स लगाए सो दैट सिस्टम मूव्स टुगेदर। तो अगर पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है दैट मींस इट इज मूविंग विद द सेम एक्सीलरेशन। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग। अब अगर दोनों के बीच में हल्की फुल्की स्लाइडिंग हो जाती है, देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन M1 एंड M2, तो कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन ऑफ ईच, ठीक है। तो जब तक सिस्टम एक साथ मूव करता है उनका एक्सेलरेशन सेम होता है, but when there is a sliding between M1 and M2 that means both the blocks are moving with different acceleration। तो हमें उस acceleration की वैल्यू कैसे निकालनी है, हम आज उस चीज को समझेंगे। और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए जाते हैं, ये समझाने के बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, हम सबसे पहले ना ये क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है उसके बारे में समझाना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जिनको मे भी अच्छे से ना पता हो इस चीज के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको समझाऊंगी तो मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पहले इस चीज को समझ लो। देखो, कभी भी अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में रहती है, अब वो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो या फिर एक बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा क्या होता है ना, मान लो एक फोर्स, then they always press each other or push each other by a force known as contact force। मतलब जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहती है तो वो हमेशा एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वन कंपोनेंट इज अलोंग द सरफेस, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम इस फोर्स को अगर मान लो टेंजेंशियली वर्क कर रहा है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये किस में ब्रेक होगा, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक मतलब एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर वर्क करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये देखो ना, ये वाला कंपोनेंट सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, तो इसी परपेंडिकुलर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एंड द वन विच इज अलोंग द सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज along the surface in contact and normal reaction force is always perpendicular to the two surface in contact, ठीक है। इस बात को याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस और ये क्या है, इट इज टेंजेंशियल टू सरफेस। ये कैसा होता है, टेंजेंशियल टू सरफेस, और इस तरीके से रहेगा दैट इट अपोजेस द मोशन, ठीक है, अपोजेस द मोशन। तो ये बात थी जो मुझे समझानी थी, ठीक। अब देखो क्या है, अब हमें समझना है, मान लो अगर मैं इसका FBD बनाऊं, ठीक है, तो ये ब्लॉक M था, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा गया था। तो अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ग्राउंड को प्रेस कर रहा होगा। तो अगर ये ग्राउंड को प्रेस करेगा तो ग्राउंड भी तो है, ब्लॉक पे प्रेसिंग फोर्स लगाएगा। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो जिस फोर्स से परपेंडिकुलरली जिस फोर्स से ग्राउंड को प्रेस करता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और वैसे ही जो ग्राउंड ब्लॉक को प्रेस कर रहा है तो ये भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है और इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है ना, ये सेम है, एन बोथ एन आर सेम,
मतलब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम जब FVD बनाते हैं ना, तो हम ये ऐसे 3, 4 और 10 n को नहीं शो करते, हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जब किसी को समझ आ जाता है तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, एक ब्लॉक m रखा है, और एक बात बताओ, ये वेट नीचे mg एक्ट कर रहा होगा, और हम सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन आउट ऑफ द टू एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं, और वो नॉर्मल रिएक्शन क्या दिखाते हैं कि ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा है, और वो कैसे परपेंडिकुलर है एंड आउटवर्ड है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, mg के बराबर होगी। तो हम एक ही को दिखाते हैं। लेकिन तुम लोग एक बात बस याद रखो कि जब तक दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में रहती है, तो उन दो ब्लॉक्स के बीच में, उन दो बॉडीज या ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। हम डायग्राम में सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने दो नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ एक ही दिखाया जो ग्राउंड ब्लॉक पे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे अगर चाहो तो ये भी दिखा सकते हो कि ब्लॉक भी ग्राउंड पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है n, और ये दोनों n की वैल्यू क्या है बेटा, mg के बराबर ही होगी। समझ आया? तो इस चीज को समझ लो, और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं इसका एक बार डायग्राम बना के फिर समझाती हूँ यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जरा हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा m2 और ये रहा हमारा m1, ठीक है, ये हमारा रहा m1। मैंने बताया ना, whenever two objects are contact with each other, they press each other by a force, and the pressing force which is perpendicular to the surface, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसका मतलब ये m2 m1 को प्रेस कर रहा होगा, और उसे हम लोग इस n से दिखा देते हैं। ऐसे ही m1 भी m2 पे एक प्रेसिंग फोर्स लगाएगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, n बता देते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक। अब ऐसे ग्राउंड का भी वही केस है, ग्राउंड m1 को प्रेस कर रहा होगा, ग्राउंड क्या कर रहा है, m1 पे एक प्रेसिंग फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ऐसे ही m1 भी ग्राउंड पे लगा रहा है, और उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, n डैश। तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि इन दो में लगने वाला जो ये नॉर्मल रिएक्शन है n इज सेम, ऐसे ही n डैश इज सेम, n डैश इज सेम, बट n and n dash are different from each other, different from each other, ठीक है। तो ये बात समझ आ गया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला क्या है, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेम रहेगा, और ये इनके बीच में लगने वाला रिएक्शन फोर्स आपस में सेम रहेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के कंपैरिजन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर हम ऐसे नॉर्मल में FVD बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, इतने सारे नॉर्मल रिएक्शन के पेयर नहीं बनाते, हम डायरेक्ट m2 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या दिखा देते हैं कि, और ये m1 ऐसे बना देते हैं, और ये हमारा ग्राउंड रहा। हम क्या दिखाते हैं कि जो ये m1 है ये m2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, n। ये नीचे वेट एक्ट कर रहा है m2g, है ना, ये दिखा देते हैं। ऐसे ही ये m1, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है कितना, m1g, और ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n डैश, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, m1g। तो देखो ध्यान दो, देखो दोनों की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, m2g के बराबर आ रही है। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, n इज इक्वल टू m2g। और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आई, m1g। तो दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में डिफरेंट है, आपस में डिफरेंट है। लेकिन अगर अब इस डिटेल पिक्चर में अगर जाओगे तो ये दोनों अगर बनाओगे तो देखो, बनाना चाहो तो बना लो, ये m2 इस पे क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n, और वैसे ये m1 इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n, और दोनों की ही वैल्यू कितने के बराबर आएगी, m2g के बराबर। ऐसे ये m1 ग्राउंड को प्रेस कर रहा होगा n डैश से, और ग्राउंड भी वापस इसको प्रेस कर रहा होगा n डैश से, और दोनों ही n डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, m1g। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आई होप समझ आ गया होगा कि हम इतने सारे n को नहीं दिखाते डायग्राम में, हम सिर्फ एक ही को दिखाते हैं। बस मुझे यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक बार समझा दिया है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वापस वीडियो को बैक करके देख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट द सिस्टम मूव्स टुगेदर। तो हम इस F की कितनी वैल्यू रखें ताकि सिस्टम क्या करे, मूव्स टुगेदर, ठीक है, एक साथ मूव करे, ठीक है। तो एक बात समझ लो, सिस्टम अगर एक साथ मूव कर रहा है
that means the system is having the same acceleration. That means block with both block will move with same acceleration. ठीक है, with same acceleration. ठीक है, तो ये ए का केस था, फर्स्ट का केस था जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ. ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखो, वो बात बाद में याद रखना, पहले हम इसको समझते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले FBD बनाएंगे. ठीक है, तो FBD अगर बनाना है तो पहले M2 बना लो. ठीक, M2 हमने बनाया. अब हमें पता है M2 जो है, M2 पे एक फोर्स लग रहा है इधर F. तो जिधर बॉडी पे फोर्स लगाते हो टेंडेंसी ऑफ मोशन भी तो उधर ही होता है. मतलब मैंने बॉडी को ऐसे धक्का दिया तो बॉडी आगे ही जाएगी ना, तो उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है, इधर को. तो उस पे फ्रिक्शन किधर लगेगी, मेरी तरफ. तो इस पे, इस M2 पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस तरफ. ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर. ठीक, फिर एक बात बताओ, ऐसे ही इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है M2G, और मैंने अभी जस्ट समझाया था कि ये M1 इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, उसे हम दिखा रहे हैं डायग्राम में, और वो है N. ठीक है, दिमाग में ये बात भी लेके चलना कि ऐसी M2 भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N, और इन दोनों ही N की वैल्यू किसके बराबर है, M2G के बराबर है. ठीक है, यही चीज मैंने समझाई है तुम लोग को कि जब तक दो ऑब्जेक्ट सेम है तब तक दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी सेम रहता है. देखो ये फोर्सेस है ना, तो ये पेयर में वर्क करेंगे, कभी भी ऐसे अकेला नहीं वर्क करेगा. ठीक है, तो जितना फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगाता है उतना ये भी इस पे लगाता है, और इनकी वैल्यू सेम रहती है, दैट इज M2G के बराबर. ठीक, ऐसे ही अगर मैं M1 का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मैंने ब्लॉक छोटा बनाया, ये M1 का बनाया. अब अगर मैं M1 का FBD बनाऊं तो M1 के FBD में बताओ क्या होगा, एक तो नीचे वेट लग रहा होगा M1G. ठीक है, और एक जो हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड M1 पे एक्सर्ट कर रहा है, और उसको हम N डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. और अभी देखो मैंने ये जो चीज समझाई थी तुम्हें, देखो N की वैल्यू कितनी है, M2G के बराबर, और N डैश की वैल्यू कितनी है, M1G के बराबर. तो अगर मैं यहाँ पेयर में बनाना चाहूँ कि ग्राउंड इस पे कितना एक्सर्ट कर रहा है, तो N डैश, और ऐसे ही M1 भी तो ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहा होगा, वो भी कितना होगा, N डैश. तो आपस में N डैश की वैल्यू कितनी होगी, M1G. लेकिन देखो दोनों रिएक्शन फोर्स ये दोनों आपस में सेम है M2G के बराबर, ऐसे ही N डैश आपस में सेम है M1G के बराबर, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना, यही मैं समझाना चाह रही थी. ठीक है, तो अगर ये समझ जाओगे तो इजीली आगे अभी समझ आ जाएगा सब कुछ. ठीक है, और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं. ठीक है, मतलब बॉडी इस M1 और ग्राउंड के बीच में तो फ्रिक्शन है ही नहीं. तो अब हमें क्या करना है, देखो FBD बनाए रखो. अब मैं जो बता रही हूँ देखो, फॉर मास M2 क्या लिखोगे, क्या क्या है, F net, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, F net इज इक्वल्स टू ma, ये पढ़ा होगा ना. तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, F माइनस F, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू M2A. ये लिखोगे, बोलो ये लिख सकते हैं. तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. ठीक, अब एक बात बताओ, फॉर द सेम मास M2 फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ, तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, F इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू इंटू N, ये लिखते हैं हम. और यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, अभी जस्ट मैंने बताई थी, M2G के बराबर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू M2G. ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2. ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम किसके लिए, फ्रॉम मास M1, अगर हम M1 से हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फॉर अगर मैं मास M1 के लिए क्या लिखना चाहूँ, F net इज इक्वल्स टू ma लिखना चाहूँ, तो नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू M1A. ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3. ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 3. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जब तक केस फर्स्ट में क्या है, बोला है कि सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, तो जब तक स्लाइडिंग नहीं होती ना तब तक नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो मतलब फर्स्ट में अभी क्योंकि स्लाइडिंग वगैरह नहीं हो रही है, सिस्टम मूव्स टुगेदर, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स उसका नेचर कैसा है, स्टैटिक है. ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, व्हेन देयर इज अ स्लाइडिंग, जब भी रिलेटिव स्लाइडिंग दो बॉडीज के बीच में स्टार्ट हो जाती है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर है वो कैसा है,
यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर जो है वो क्या हो गया, काइनेटिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, पहले तो मैं बता दूं हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से फ्रिक्शनल, यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी तो वही फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू m2g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1a, m1a, ठीक। तो यहाँ से हमें a निकालना है ना पहले, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू m2g अपॉन m1, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया ना भाई, पहले एक्सेलरेशन निकालोगे तभी तो फोर्स निकालोगे। तो फोर्स अब कैसे निकाला जा सकता है, तो फोर्स के लिए इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट को अगर देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इज इक्वल्स टू f प्लस m1a लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो अब फ्रिक्शनल की वैल्यू यहाँ पे तुम लोगों ने क्या निकाली थी, यहाँ पे m1a नहीं m2a होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू रखेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कहीं निकाली थी, हाँ, तो m1a निकाला था, ये वाली वैल्यू यहाँ लेके चलो। तो अगर यहाँ ये वैल्यू पुट करोगे m1a प्लस क्या है m2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2a, ठीक है, ये हो गया। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है, जिसमें कि a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो यही वैल्यू चाहे तो पुट भी कर सकते हो, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, म्यू m2g अपॉन क्या हो जाएगा, m1, ठीक है। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, या तो इसे तुम मेमोराइज कर लो तो इजीली क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या रखें, तो जब तक सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है ना, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, स्टैटिक, तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू रख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इजीली फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम केस फर्स्ट समझ चुके हैं, अब हम केस सेकंड को समझेंगे। अच्छा, और एक बात हमेशा याद रखो, केस फर्स्ट में स्लाइडिंग नहीं हुई है, अगर स्लाइडिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब कि लगने वाला फोर्स जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा किससे होता है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, when there is no sliding, अगर कोई स्लाइडिंग नहीं हुई है इसका मतलब f should always be less than और equals to क्या, m1 प्लस m2 इंटू म्यू m2g अपॉन m1, ठीक है। तो अगर स्लाइडिंग नहीं हुई है इसका मतलब लगने वाला फोर्स हमेशा क्या है, कम लग रहा है, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा फोर्स लगाया तो दो ब्लॉक्स के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा ना। तो बस इस बात को याद रखना और इस फॉर्मूले को याद रखना, और जो मैंने समझाया उस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। अब मैंने ये चीज समझा दी थी तुम्हें, ये एफबीडी बना के समझा दिया था। यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका इक्वेशन क्या था, f माइनस एफ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, m2a, ये इसका इक्वेशन है। और ऐसे ही इसका इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू m1a, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन है, एफबीडी से हमने ये सब चीजें बनाई है, ठीक है। इसके एफबीडी में हमने इसको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमें मोशन ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में देखना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम आपस में लेके क्या करेंगे, तो यहाँ पे बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एफ नेट जो है वो किसके बराबर, वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो किसके बराबर आ रहा है, m1a के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये थे दोनों के इक्वेशन। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड सो दैट द सिस्टम मूव्स टुगेदर। तो ये फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो भी सब चीज तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। m1 m2 पता ही होगा, म्यू एस यहाँ लगाओगे, याद रखना यहाँ पे म्यू एस लगाओगे, m1 m2 फिर से पता है, g की वैल्यू पता है, f आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था एक्सेलरेशन का भी हमें वैल्यू पता है, और एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे क्या निकाला था, म्यू m2g अपॉन m1। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो निकालो, तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन निकालना होता है। लेकिन क्वेश्चन हम पार्ट 2 में क्या बोला है, इफ देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग, तो जब भी कभी भी अगर ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग हो गई है
दैट मीन्स अब स्टैटिक नहीं, अब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। मतलब ये ब्लॉक अगर A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो ये A2 से मूव करेगा, समझ आया? तो बोथ द ब्लॉक विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है इसीलिए बोथ ब्लॉक विल हैव या डिफरेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? तो अब अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो हमें फिर मामला गड़बड़ है, हम कैसे निकालेंगे? तो बस ये मेन एफबीडी का इक्वेशन याद रखो। क्या करोगे यहाँ पे, बस अंतर देखो यहाँ पे क्या समझना है। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वहाँ पे म्यू एस इंटू एन नहीं लोगे, म्यू के इंटू एन लोगे, क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा है, काइनेटिक, समझ आया? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें ए निकालना है ना भाई, m2 के लिए ये एक्सेलरेशन होगा, तो ये एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कर दो, f माइनस एफ अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a, ठीक? अब यहाँ पे क्या करना, क्या करो यहाँ पे एफ के की वैल्यू क्या रखोगे, एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू के, और एन का वैल्यू कितना, m2g, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस म्यू के m2g अपॉन m2 इज इक्वल्स टू a। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फॉर ब्लॉक a। दिस इज एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक कौन सा, m2, ठीक है? अब हमें किसका एक्सेलरेशन निकालना है, अब हमें इसका भी तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इसका इक्वेशन याद रखो, f इज इक्वल टू क्या था, m1 a। तो f यहाँ पे क्या रखोगे, म्यू के इंटू एन। लेकिन मैंने बताया था हम इन दोनों के बीच की बात करें, हमें अभी ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स से मतलब नहीं है, तो हम इस रिएक्शन एन डैश को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, m2g का, क्या लग रहा था, m2g। तो बस यही इस चीज को मैं कंफ्यूज ना, उसके लिए मैंने उतनी लंबी कहानी कथा स्टार्टिंग में समझाई थी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लोगे, m2g, तो यहाँ पे क्या रख लो, म्यू के m2g इज इक्वल्स टू a अपॉन m1। तो ये हो गया एक्सीलरेशन फॉर ब्लॉक m1, ठीक है? तो तुम्हें क्या फॉर्मूला याद रखना है, अगर ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला। और अगर ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो जाती है तो दोनों का एक्सेलरेशन तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्मूला क्या है, F माइनस म्यू के m2g अपॉन m2 और म्यू के m2g अपॉन m1। तो देखो अगर सेकंड्स में क्वेश्चन करना है तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, नहीं तो अगर एफबीडी भी बनाना आता है तो भी बहुत आराम है, लेकिन फॉर्मूला याद कर लोगे तो क्वेश्चन यूं हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक? अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन डिट्टो वही है जो मैंने समझाया था, ठीक है? देखो मैंने दोनों तरीके एक्सप्लेन कर दिया, मैंने एफबीडी भी समझाया अच्छे से, मैंने उसके थ्रू कैसे निकालना है वो भी बता दिया और डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिस हिसाब से समझना है तुम समझो, बस मेन पर्पस है क्वेश्चन होना चाहिए। बस एक चीज और याद रखो, देखो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फोर्स की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, एक्सेलरेशन ऐसे निकाली जाएगी। अगर स्लाइडिंग हो रही है दैट मीन्स नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक, तब दोनों ब्लॉक्स के जो एक्सेलरेशन होते हैं वो अलग अलग आते हैं। ये एक्सेलरेशन है फॉर दैट ब्लॉक ऑन विच डायरेक्ट फोर्स इज अप्लाइड, मतलब अगर जिस पे हम फोर्स डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 10 kg ब्लॉक, 100 न्यूटन का फोर्स हम 10 kg वाले पे लगा रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस फॉर स्लैब एंड ब्लॉक। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकालो स्लैब के लिए और ब्लॉक के लिए। तो अगर अलग अलग एक्सेलरेशन पूछा है इसका मतलब देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिलेटिव स्लाइडिंग। मतलब नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक, ठीक है? तो जब भी काइनेटिक फोर्स होगा तो हम म्यू के लेके चलेंगे। अब मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, A इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू के m2g अपॉन m2। तो ये उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जिस पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। मतलब अगर तुम्हें 10 kg वाले का एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम इस वाले फॉर्मूले से निकालोगी। तो चलो हम करके ही देख लेते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 100 माइनस म्यू के कितना है 0.4,
इंटू m2 क्या है, m2 वो मास है जिस पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है, और m1 वो फोर्स ब्लॉक होगा जिस पे फोर्स डायरेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये चीजें लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो पेपर में, ठीक है। तो m2 यहाँ पे कौन सा मास है 10 kg, इंटू जी की वैल्यू ले लो 9.8 अपॉन m2, m2 क्या है हमारा 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 39.2 आ रहा है, तो 100 माइनस 39.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आएगा समथिंग ये आएगा, इसको जब इससे माइनस करोगे तो 60.8 आएगा, 60.8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये पॉइंट इधर गया, तो आंसर है 6.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक 10 kg वाला मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें स्लैब का भी एक्सीलरेशन निकालना है, तो स्लैब के एक्सीलरेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, क्या है म्यू के की वैल्यू कितनी 0.4, m2 की वैल्यू क्या है, m2 वो मास है जिसपे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हुआ है, तो वो कौन है 10 kg, इंटू जी कितना है 9.8 अपॉन m1 क्या है 40 kg, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ हट गया 10 से 10 कट गया, 4 1 से 4 10 दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाई 10, तो आएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा एक्सीलरेशन फॉर स्लैब एंड एक्सीलरेशन फॉर क्या ब्लॉक, ठीक है। तो जितना भी जो कंसेप्ट था वो सब मैंने समझा दिया। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।